उम्मीदवार घोषित किया है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं अजीत और मैं हूं आपके साथ श्वेता एस त्रिपाठी। ऐसे दौर में जबकि देश की सियासत लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, ऐसे वक्त में जबकि आंतरिक और बाहरी चुनौतियां देश में मुंह बाए खड़ी हैं, और ऐसे वक्त में जबकि महंगाई, भ्रष्टाचार की समस्या के खिलाफ हर शख्स में गुस्सा है, ऐसे वक्त में जबकि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आम आदमी को मशक्कत करनी पड़ रही है, ऐसे वक्त में सियासत का अंदाज बदला हुआ है। यह अंदाज विकास के नाम पर उन जज्बाती मुद्दों को टटोलने का है, उनके सहारे सियासत के शिखर तक पहुंचने का है, जो हमेशा से हमारे लोकतंत्र की कमजोर नस रही है। जी हां, भावनाओं में बहकर अगर 84 में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, मंदिर मुद्दे के सहारे अगर बीजेपी देश की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई, तो ऐसे में कोशिश यही है कि जज्बातों की रौ में बहकर शायद 2014 का किला भी फतेह हो जाए। लिहाजा कवायद भी जारी है, बस किरदार बदल गए हैं। आज डिबेट एट 8 में जज्बातों से बनेगी बात। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। और आइए सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। हाल में जिस तरह राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जज्बातों को उकेरने की कोशिश की, उस पर मोदी ने उसी तरीके से आज हमले किए हैं। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। जी हां, 2014 की सियासत का रंग क्या होगा, लड़ाई के हथियार क्या होंगे, लड़ाई का तरीका क्या होगा, किन मुद्दों के सहारे आजमाइश होगी, कौन कौन किरदार होंगे, कौन कौन से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, ये सब कुछ साफ होने लगा है। सियासत के धुंधलके में छिपे किरदार अब खुलकर सामने आने लगे हैं। विकास और तंत्र की बातों के साथ ही दिल की बातें निकलने लगी हैं। कोई भीड़ देख गदगद है, तो कोई खानदान से, किसी के तरकश में मुद्दों के तीर हैं, तो किसी के तरकश में अतीत के, लेकिन दोनों का रास्ता एक ही गलियारे से होकर जाता है। वो गलियारा है जज्बात का, जो हिंदुस्तान की सियासत की सबसे पुरानी और कमजोर नस रहा है। पिछड़े परिवार में पैदा हुआ, रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा, ये पार्टी की महानता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। देश की दो बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े सूरमाओं के बीच में ऐलान जंग हो गया है। अलीगढ़ में राहुल को मां की बीमारी याद आती है, तो राजस्थान में अपने खानदान की कुर्बानी, नरेंद्र मोदी को रेल के डिब्बे में चाय बेचना भी याद आता है, और खुद का पिछड़ा होना भी। सवाल बढ़ाइए कि आखिर क्या जज्बातों के इस भंवर से ही सत्ता का रास्ता निकलेगा? पहले बयान सुनिए और फिर फैसला कीजिए। इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और सत्ता का सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव के बहाने खेला जा रहा है। इस सेमीफाइनल के नतीजे ये साफ करेंगे कि 2014 का पलड़ा किसके पक्ष में ज्यादा भारी है। लिहाजा हर मसले पर खुलकर आजमाइश शुरू हो गई है। कल तक गुजरात के विकास की दलीलें देने वाले मोदी का अंदाज भी बदला बदला सा है। गुजरात के विकास की बात तो होती है, लेकिन यूपी बिहार के पसीने का जिक्र नहीं भूलता।
बुंदेलखंड के इलाके में सजे मंच पर पिछड़े वोटों के ख्याल में कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार सरीखे दिग्गजों की सीट भी फिक्स हो जाती है। तो वहीं राहुल को इंदौर में खुफिया सूचना याद आती है, जो निकलती तो मध्य प्रदेश की चुनावी रैली से है, लेकिन चोट यूपी में कर जाती है। मेरे कमरे में, ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया, इंटेलिजेंस का, और मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है? और वो कहता है कि राहुल जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। इस बयान पर जवाब का अंदाज भी सुन लीजिए। उस दंगों के कारण जो पीड़ित नौजवान रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है, उनके नाम घोषित करो। तो बिसात बिछ चुकी है, मोहरे लगभग तय हो गए हैं और साफ हो गया है कि इस बार भी मुद्दों पर जज्बात हावी रहेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या वाकई जज्बात से बनेगी बात? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे चैनल के संपादक वासेंद्र मिश्र। भोपाल से हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा और इंदौर से कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट एट में। वासिन जी, शुरुआती दौर में अगर देखें, राहुल की राजनीतिक प्रयोगशाला रही है बुंदेलखंड, एक तरह से कह सकते हैं। अभी जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दों को भी उठाया, बुंदेलखंड के भी मुद्दों को उठाया मोदी ने, यहां के लोगों का भरोसा जीतने में मोदी कितने कामयाब होते, कितने सफल होते, आपको जान पड़ते हैं? देखिए अजीत, बुंदेलखंड का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की राजनीति को भी प्रभावित करता है। और यह बात सच है कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को लेके कांग्रेस पार्टी पिछला 2 चुनाव लड़ चुकी है और इस क्षेत्र में उसको काफी बेहतर कामयाबी भी मिली थी 2 चुनाव में जी। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पता था कि झांसी को अगर केंद्र करके कोई बात कही जाएगी तो उसका असर विधानसभा का जो चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है उस पर भी पड़ेगा और दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उस पर भी पड़ेगा। और आगे चल के जब देश का आम चुनाव होगा तो उसमें भी बुंदेलखंड की एक अहम भूमिका हो सकती है। तो इसलिए आज उन्होंने जो भाषण दिया है झांसी में, वो बहुत ही सटीक, बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही स्ट्रेटेजिक भाषण कहा जा सकता है। जी, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा। प्रभात जी, आपको लगता है मोदी ने आज जो कुछ भी कहा है इसमें बुंदेलखंड के साथ साथ राहुल के बारे में वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे थे? राहुल गांधी को निशाना बनाया उन्होंने, लगातार उन पर कई हमले किया, ऐसा क्यों? प्रभात जी। जी, आज जो भाषण दिया है मोदी ने उसमें ज्यादातर बुंदेलखंड का भी जिक्र किया। मैंने सुना नहीं है जी, बुंदेलखंड का भी जिक्र किया उन्होंने और राष्ट्रीय राजनीति की कई सारी बातें कही। जी, पूछ रहा हूं मैं आपसे, राहुल गांधी को ज्यादातर अपने भाषण में उन्होंने निशाने पर लिया मोदी ने, ऐसा क्यों? कट टू कट राहुल को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। वासेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे जी कोशिश करेंगे दोबारा आप तक हम पहुंचने की, आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की। वासेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अगर आज की ही बात करें या नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी को भी देखें तो इन भाषणों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, तमाम मुद्दे तो उठाए जाते हैं लेकिन उनका तरीका भावनात्मक होता है। तो क्या ये माना जाए कि भावनात्मक तौर पर अब आगे बढ़कर जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है? श्वेता, राजनीति में और जब चुनाव का दौर रहता है तो उसमें हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर वो गवर्नेंस की बात करेंगे, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात करेंगे,
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वही फंसते नजर आएंगे। तो शायद इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में गवर्नेंस और करप्शन के बजाय इस तरह के जज्बाती मुद्दों को उठाना और उस पर जनता का समर्थन हासिल करना ज्यादा बेहतर समझा है। इसलिए एक के बाद एक उनकी जितनी चुनावी जनसभाएं देखने को मिली हैं अभी तक, उसमें जज्बाती मुद्दे ज्यादा देखने को मिले हैं। जज्बाती मुद्दों पर ही उन्होंने जनता में अपील करने की कोशिश की है। और शायद इसीलिए जब नरेंद्र मोदी भी आज झांसी में बोल रहे थे तो उनको यह बताना पड़ा कि वो पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं। झांसी का जो सामाजिक समीकरण है, झांसी और बुंदेलखंड का जो राजनीतिक समीकरण है, उसमें भी पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और खास तौर से जिस वर्ग से नरेंद्र मोदी आते हैं, जिस वर्ग से कल्याण सिंह आते हैं, जिस वर्ग से, जिस समाज से विनय कटियार आते हैं और उमा भारती जी आती हैं, उस वर्ग का दबदबा रहा है इस पूरे बुंदेलखंड की राजनीति में। तो अपने को पिछड़े वर्ग का बताना, अपने को एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला बताना, ये नरेंद्र मोदी की बहुत ही एक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। और उन्होंने बहुत ही सोच समझ के इस तरह के बात, इस तरह का तथ्य उजागर किया है झांसी की अपनी जनसभा में। जी वासिन जी, शायद यही कारण था कि वहां जो बैठने की व्यवस्था थी, आपने से पहले भी इस बात को कह रहा था कि उसमें जो नेता जिस वोट बैंक को साधने में माहिर हैं, उन्हें उसी तरीके से जगह दी गई थी। निश्चित रूप से राजनीति में क्षेत्र के हिसाब से, जाति और संप्रदाय के हिसाब से सीटों का भी अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है जी। और आज उसका एक नमूना भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में देखने को मिला है कि जो विनय कटियार और उमा भारती इसके पहले की रैलियों में अलग मंच पर दिखाई दिए, जब झांसी में रैली हुई तो उसमें इन लोगों को काफी महत्वपूर्ण जगह पर बैठाया गया। और कल्याण सिंह को तो सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में बैठाया गया। और अपने संबोधनों में भी राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं को काफी महत्व दिया। जी चलिए, लगता है हमारा संपर्क अब हो गया है प्रभात झा जी से, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ इंदौर से कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी हैं। नरेंद्र जी, आज मोदी ने राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठाए हैं, पिछले दिनों जिस तरह के बयान आए थे राहुल गांधी के, उन बयानों पर सीधा हमला किया है, क्या जवाब देगी कांग्रेस? बेहतर होता नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बातों को, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, उस पे गंभीरता दिखाते, ना कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने के या व्यक्तिगत टिप्पणी करने के। राहुल गांधी जी ने जो इंदौर में भी मुजफ्फरनगर वाला जो मामला उठाया जी, बेहतर होता कि मुजफ्फरनगर दंगे जो एक समस्या के रूप में सामने आए, उसके पीछे क्या कारण रहे, और एक बड़ी समस्या को राहुल गांधी जी ने देशवासियों के सामने लाए हैं कि किस प्रकार पड़ोसी मुल्क इस समस्या का फायदा उठा रहा है। उसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा, नरेंद्र मोदी सब एक ही बात का जवाब मांग रहे हैं कि उस पुलिस अफसर ने उन्हें जानकारी क्यों दी, क्या कारण रहा, सवाल बेहद गंभीर है, जानकारी दी गई, वो किस पद पर है। नरेंद्र जी, वाकई ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर इस तरह की जानकारियां हैं तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बातें तो रख दी गई हैं, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए था फिर वो क्यों नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने वो समस्या से देशवासियों का अवगत कराया कि किस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, नफरत के बीज बोती है, और उसके परिणाम क्या होते हैं। आग तो लगा के कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन बुझाना बाद में किसको पड़ती है। उस समस्या से किस प्रकार पड़ोसी मुल्क फायदा उठाते हैं, देश को बांटने का प्रयास करते हैं, उस समस्या की तरफ पूरे देशवासियों का ध्यान अवगत कराया। और केंद्र सरकार तो समस्या से निपटने के लिए लगातार कदम उठा ही रही है। चलिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये बीजेपी के नेता से ही पूछते हैं। प्रभात जी, आखिर आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार राहुल को निशाने पर ले रहे थे, ऐसा क्यों? कट टू कट उनके भाषण में ज्यादातर यही दिखा। उन्होंने अपनी बात कही है, और जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है जो नासमझी का हो और परिपक्व भाषण दे कि मुझे इस तरह की जानकारी मिली है, मुझे एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने इस तरह की बात कही है और आईएसआई के संबंध हो जाएगा, ये इतनी गंभीर बात कहना, मुझे लगता है कि शायद इसका जवाब देश के किसी भी नेता को देना ही पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब दिया है। जब राहुल जी ये कहते हैं कि मेरे पापा को, मेरी दादी को मार दिया और मुझे भी मार देंगे, यह जो एक भावनात्मक बातें करते हैं वो, ये सब चीजें आज चुनाव में ही याद आ रही हैं। क्या इस देश में
इस तरह की बातें पहले क्यों नहीं की गई? उनको कौन मार रहा है? ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जो वो कह रहे हैं कि हमें लोग मार देंगे? अगर मार देंगे तो कौन मारने वाला है? क्या उसका खुलासा वो करेंगे? क्या इस तरह की बातें चुनाव में कही जाती है? ये सब चीजें अपरिपक्वता का परिणाम है। राजीव गांधी टोटली इमेच्योर पॉलिटिशियन है। कांग्रेस चाहे उनको जितना कहे कि वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे वो बड़े नेता हैं, लेकिन देश उन्हें आज भी, और खुद ही दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया, मुझे बाल हट के सामने झुकना पड़ रहा है। अब वो मानते हैं कि ये बाल बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जैसे हैं। राजनीति में दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कि वो बाल हट है, साफ साफ जाहिर कर रहा था। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने उस बात को कही और अपनी जिंदगी की सच्चाई को भी कहा है। प्रभात जी पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ था। प्रभात जी को कहने में भी चूके नहीं हो। नहीं प्रभात जी, रोए नहीं है। नहीं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रोने आ रहे हैं। रोने से काम नहीं चलता है। प्रभात जी, रोना कभी नहीं चाहिए। प्रभात जी, की बात प्रभात जी, सवाल है कि क्या विकास के मुद्दों की कमी हो गई थी? प्रभात जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, सवाल नहीं है। सवाल क्या है कि हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी वासन जी, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में इसके पहले कभी नहीं, न तो पार्टी की तरफ से न मोदी जी की तरफ से इस बात की कभी चर्चा नहीं हुई थी कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज क्यों अचानक इसकी आवश्यकता महसूस की गई, वो भी झांसी की रैली में? इसके पीछे भी जज्बाती नहीं, देश ये समझे, नहीं देश को बताने, देश ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा निर्णय लिया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, जिसने गरीबी का दंश झेला है, जिसने गरीबी के दंश को झेलते हुए यहां तक आए हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम लाकर लेकर आए हैं। और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री, क्या यह कहने में गलत है? क्या जो सच है वो नहीं कहना चाहिए? प्रभात जी, मेरा सवाल है, मोदी जी को कहना ये उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है। और ये झांसी में ही क्यों कहा, कानपुर में क्यों नहीं कहा? तो ये अपने अपने भाषा की और आवश्यकता के अनुसार भाषण दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, कौन सी बात कहा कहना? हाँ, बिल्कुल, बुंदेलखंड में इन बातों का असर होगा, लेकिन इमोशनल नहीं है। अच्छा। कि मेरे को आप इसलिए प्रधानमंत्री बनाइए कि मैं गरीब, लेकिन हाँ ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को जो पिछड़ा है, गरीब घर से पैदा हुआ है, जिसने गरीबी का दंश झेला है, जिसने दुनिया देखी है, स्टेप बाय स्टेप आए हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं समझता हूं यह बात कहना उचित ही होगा। नहीं प्रभात जी, यही हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने झांसी को इसलिए चुना कि वहां अगर नरेंद्र मोदी जी को पिछड़े वर्ग का बताया जाएगा तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, जो कि आपने अभी माना है। लेकिन क्या ये भारतीय जनता, बासन जी आप इतने समझदार हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाए ना पहले। पार्टी जब भी कोई बात करेगी तो अपने फायदे के लिए तो करेगी। हाँ बिल्कुल, हम वोट की राजनीति करते हैं, हम जनता को ये बताना चाहते हैं। और इसमें क्या दो मत है? जब हम वोट की राजनीति करते हैं तो हम वोट के लिए मांग करेंगे ही। प्रभात जी, लेकिन जब प्रभात झा को, इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। प्रभात जी, जब प्रभात झा को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब तो इस बात का प्रचार नहीं किया गया था कि प्रभात झा ब्राह्मण समाज से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जिसने मांगे उनको दिया। नहीं, अटल बिहारी हमेशा से कहा गया कि कश्मीरी थे, नेहरू कश्मीरी पंडित थे। नहीं, भारतीय कहा गया, ये हमेशा कहा गया है। नहीं प्रभात जी, लेकिन भारतीय नहीं कही है नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या अब कांग्रेस की संस्कृति पर से मिलती जुलती है, या भारतीय जनता पार्टी अब वही राजनीति करेगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति में है। उन्होंने ये बात कही है वासिन जी कि मैं नरेंद्र मोदी, एक बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, वह आज प्रधानमंत्री पद का दावेदार भाजपा ने बनाया है। ये भाजपा की सोच है, ये भाजपा की संस्कृति है। सवाल तो यही है कि ये बताना क्या जरूरी है वोट पाने के लिए कि मैं चाय बेचता था ट्रेन में? ये बात वोट पाने के लिए बताना जरूरी है? क्यों नहीं? अच्छा, ये बात छुपाना क्यों? ये तो लोग जानते ही हैं। ये बात छुपाना क्यों? भाषण में कद्दावर नेता इस बात को क्यों कह रहे? नहीं तो प्रभात जी, माना जाए ना कि भारतीय जनता पार्टी भी जात की राजनीति कर रही है। प्रभात जी, मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी भी जात की राजनीति कर रही है। क्या अपनी बात करना? नहीं, कौन जाति की राजनीति नहीं कर रहा है? क्या अपने बारे में कहना ये गलत है? क्या उन्होंने ये कहकर गलत किया कि पिछड़ी जाति का हूं?
जी। लेकिन जब क्या उन्होंने ये कहकर गलत किया कि मैं जी। डिब्बे में चाय बेचता था, ये गलत कहा क्या उन्होंने? अपने बारे में कहने में कोई मुझे नहीं लगता ये गलत कहा उन्होंने। जी चलिए, एक बड़ा नेता जब इस तरीके से अपने भाषण में अपनी चीजों को ऐसे रखता है तो जाहिर तौर पर यह समझा जाता है, जिस बात को आपने स्वीकारा भी है कि वोट पाने के लिए राजनीतिक दल ऐसा करते हैं और अपनी चीजों को इस तरीके से रखते हैं। और वासिन जी ने भी कहा ये बात कही कि आखिर क्या बीजेपी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलेगी इस तरह के मामलों में? ये एक सवाल जाहिर तौर पर उठता है मोदी के भाषणों से। बिल्कुल, कई तरह के यहाँ पर सवाल चल रहे हैं। बहरहाल हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे थोड़े से इंतजार के लिए, लेकिन फौरन लौटते हैं। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। प्रायोजक हैं MDH असली मसाले, सच MDH, निकॉन कूल पिक्स S6500, सिंपली वाव, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, अब मच्छर होंगे फटाक से फुल, सेरा रिफ्लेक्ट्स माई स्टाइल और TVS जुपिटर। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जेल, क्रीम, शैम्पू एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो, 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो, अब जा। हाथी मच्छर हो तो तेरा सर, मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। It's great to be me, Central. It's great to be me, Mahindra Central. अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, oh yeah, oh yeah। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. आगरा में पप्पा को खबर की, मेरे रोमिंग पे इनकमिंग फ्री कराया। ओह, भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हो? ज्यादा पैसे हैं ना, तो 2 इनकमिंग के भी। अभी जाता हूँ आइडिया शोरूम। भाई साहब,
आ गया आइडिया शोरूम। मैडम का रोमिंग फ्री यहीं करा लो। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए रोमिंग पे इनकमिंग फ्री, रोमिंग पैक्स और सब कुछ। अब ये तो नहीं भूल जाओगे ना? ഏയ് ചലോ 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 আমরা കോൾഗേറ്റ് ഹെൽത്തി മൗത്ത് ശപഥ നിയേছি ഞങ്ങൾ കോൾഗേറ്റ് ഹെൽത്തി മൗത്ത് ശപഥം എടുക്കുന്നു हमने भी कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है। क्या आपके परिवार ने कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है? इस अक्टूबर नवंबर कोलगेट और आइडियल लाए हैं ओरल हेल्थ मंथ, जहां भारत का हर परिवार ले सकता है एक फ्री डेंटल चेकअप। अपने नजदीकी डेंटिस्ट के बारे में जानने के लिए SMS कीजिए अपना पिन कोड या दीजिए एक मिस्ड कॉल 08866288662 पर। तो याद रखना, स्वस्थ मुंह मतलब सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक, इसमें यू टीवी है, वो गोभी है, जिसका वेरी गुड। 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी 1 रुपए में 1 चैनल हर महीने। इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी पूछ लो। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32 GB internal memory. Live life in full HD. रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। आदमी 1 और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। உலகத்தை கைக்குள்ளே போட்டிடு, இன்பத்தை பைக்குள்ளே போட்டிடு, ஓடு 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 ஓடிடு, நீ பாடிடு। अमेरिकन टूरिस्टर, दुनिया भर का भरोसेमंद। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डिबेट में क्या जज्बात से बनेगी बात, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। हमारे साथ हमारे चैनल के संपादक उबासिंद्र मिश्र जी हैं, भोपाल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा है और इंदौर से कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा है। प्रभात झा जी, सवाल है कि हालिया दिनों में मोदी पर या मोदी के विकास मॉडल पर, गुजरात विकास मॉडल पर बड़े कड़े प्रहार हुए हैं, कड़े हमले हुए हैं। बहुत निंदा की गई है उसकी कि जितना हवा बनाया जा रहा है वो सही है नहीं गुजरात के विकास को लेकर। क्या यही बात है जिसके कारण मोदी अब राहुल को
काट करने पर तुले हुए हैं, न कि अपने विकास की बात ज्यादा करते हैं। पहले वो अपने विकास की बात ज्यादा करते थे, लेकिन अब वो अपने विकास की बात, गुजरात के विकास की बात कम, और इधर कांग्रेस उसकी नीतियों, राहुल गांधी, इन लोगों को निशाने पर ज्यादा लेते हैं। क्या इसके पीछे यही वजह है कि मोदी का कॉन्फिडेंस गुजरात विकास को लेकर कम हुआ है? गुजरात मॉडल पूरी तरह से, अजय जी, गुजरात मॉडल सबके सामने आ चुका है। कहां कौन सी बात तय करनी है और कहां कौन सी बात कहनी है, जी, यह तो वक्ता तय करता है अपने आप में। गुजरात